हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आप सभी के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है इकोनॉमिक्स, और आप सभी जो लोग देख रहे हैं इसे अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन जितना कॉम्प्लेक्स है उतना ही इजी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्लास लेने के बाद आइए हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या, इसे हम कहते क्या हैं, इसमें हमें पढ़ना क्या है, किस तरह से हम इसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं। उस एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग एक अपने गोल में, जो भी आपका गोल है उस गोल को आप अचीव कर लेते हैं। ठीक है, मैं उसी तरह से एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करिए ये मिस्टर राजू है, इनका क्या नाम है, मिस्टर राजू। ठीक है, ये क्या है, ये मिस्टर राजू है। इन्होंने क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम दिया था। क्लास 12th का इन्होंने एग्जाम दिया था और एग्जाम से पहले इनकी कंडीशन ये थी कि बड़े बेचारे बड़े मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब रिजर्व होकर इन्होंने स्टडी किया था। सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया था, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं था इनको। ये पूरी तरह से लगन लग के, पूरी तरह से मेहनत करके एग्जाम दिए थे और फिर इनका रिजल्ट आया और रिजल्ट में इन्होंने टॉप कर लिया। इनका फर्स्ट रैंक आ गया। रैंक इनका क्या आ गया, इनका फर्स्ट रैंक आ गया, पहला रैंक इन्होंने अचीव कर लिया। अब जो लोग पहला रैंक अचीव करेंगे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे। उनके साथ साथ उनका पूरा फैमिली, उनका पूरा परिवार हैप्पी हो जाता है, उनके सारे दोस्त हैप्पी हो जाते हैं और साथ ही साथ पूरे गांव वालों में एक खुशी का माहौल होता है। ठीक है, उसी तरह से मिस्टर राजू भी क्या किए, टॉप कर गए और राजू टॉप करते ही इनके घर में, इनके पूरे गांव में खुशी का माहौल हो गया। जहां पर ये बेड़ियों में जकड़े हुए थे, आज वो सारी बेड़ियां अपने आप खुल गई। और जैसे ही बेड़ियां खुली, इनके मम्मी पापा ने इनको 1000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए, 1000 रुपए। और इनको बोला कि आप जाओ आज एंजॉय करो, आज कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जो मन करना है आप करो। क्योंकि राजू फर्स्ट आए थे तो इनके सारे दोस्त, इनके गांव वाले, इनके गुरुजी, मतलब सब लोग इनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लगाकर रखे होंगे कि राजू आएगा, हमसे मिलेगा, हम लोगों को पार्टी देगा। ठीक है, और राजू की भी कुछ उम्मीदें होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मिस्टर राजू की क्या कंडीशन है, इस 1000 रुपए को वो किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, अब चूंकि टॉप कर गए हैं तो सबसे पहला पार्ट बनता है कि चूंकि काफी दिन से मोबाइल यूज नहीं किया, तो सबसे पहले मोबाइल में रिचार्ज के लिए खर्च करेंगे, सबसे पहला काम। उसके बाद दूसरा काम होगा कि ये पार्टी देना पसंद करेंगे। इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक डिजायर है। मैं डिजायर यहां मेंशन कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैंने अगर पार्टी रिचार्ज लिख दिया तो पहले रिचार्ज ही आएगा। मैं एक एज्यूम करके मैं बता रहा हूं कि मिस्टर राजू क्या क्या सोचते होंगे। आप भी देखिएगा, आपके साथ भी ऐसी कंडीशन होगी। पार्टी के लिए किसको, फ्रेंड्स को पार्टी देना होगा। हाँ भाई, फ्रेंड्स पार्टी चाहिए ना। उसके साथ साथ फ्रेंड्स को पार्टी देने के बाद अपने गुरुजी को मिठाई, ठीक है, स्वीट देना होगा, खिलाना होगा। कुछ क्लॉथ वगैरह परचेज करना चाहिए इनको। करना चाहिए नहीं सर, इनकी इच्छा होगी कुछ कपड़े भी अपने लिए खरीद लूं, अपने मनपसंद के कपड़े खरीद लूं, मास्क खरीद लूं, कैप खरीद लूं, इनकी भी इच्छा होगी। ठीक, साथ ही साथ इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा कि चल के हम मूवी कहीं देख लें, कहीं हम जाके बाहर मूवी देख लें, रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाएं। यानी आप देखेंगे साथ ही साथ इनकी इच्छा होगी कि यार बहुत दिन बाद पैसा मिला है, चलो फर्स्ट आया हूं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सो मेनी डिजायर इनके पास होंगी, बहुत सारी वांट्स होंगी। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पैसे कितने पास है इनको, इनके पास 1000 रुपए, और डिजायर क्या है, डिजायर बहुत सारे। ये सब सारे के सारे पार्ट क्या है, डिजायर है। आइए देखिए, क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वांट है। हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये वांट है।
क्या हम इस 1,000 रुपए को रिसोर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये रिसोर्स है। चलिए मैं आप सभी को बताऊंगा, क्या हम इसके आगे अनलिमिटेड लगाएं तो कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वांट अनलिमिटेड है, इसमें बहुत सारे, मैंने तो कुछ ही लिख रखे हैं कि बहुत सारे वांट होंगे, आप सभी लोग हैं। कभी आप सोचिएगा, कल्पना करिएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो आप क्या करोगे? क्या हम इसके आगे लिमिटेड लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। मैं आपको बताऊं, रिसोर्स में तो 1,000 रुपए ना, 1,000 से ज्यादा तो नहीं है ना। यानी वांट, जो इनकी इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं और जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत कम है। लेकिन चूंकि राजू टॉप किए हैं और इनके पास 1,000 रुपए है, भले लिमिटेड है, लेकिन राजू कुछ न कुछ तो ऐसा करेंगे ही कि इस लिमिटेड रिसोर्सेस से इस अनलिमिटेड वांट को पूरी तरह सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे पार्टी में जहां पर 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में जाकर देना था, यहां पर घर बुला के चाय पार्टी और कोल्ड ड्रिंक के साथ कर लेंगे। रिचार्ज जो कई महीनों का कराना था, जो बड़े पैक कराने थे, वहां पर छोटे पैक से ये काम चला लेंगे। मूवी जो मतलब फेमस सिनेमा हॉल में जाकर देखना था, वो कहीं छोटे छोटे सिनेमा हॉल में जाकर देखेंगे, या पेन ड्राइव में मूवी लाकर मार्केट से खरीद के देख सकते हैं। ये भी इच्छा इनकी पूरी हो जाएगी। जो काजू की बर्फी खिलानी थी, वहां पर ये सस्ते वाले लड्डू भी ले जाके गुरुजी को खिला देंगे, तो इनके काम बन जाएंगे। जो कपड़े खरीदने की इनकी डिजायर थी, वहां पर ये एक रुमाल, एक हैंकी या एक कैप खरीद लेंगे, वो भी डिजायर इनकी पूरी हो जाएगी। उसी तरह से किसी हैवी रेस्टोरेंट में जाने से बेहतर है कि किसी अच्छे जो बाहर जो ठेले लगाते हैं, वहां से जाकर ये अच्छा खासा कुछ भोजन कर लेंगे, कुछ अपने लिए खा लेंगे, वो हो जाएगा। यानी राजू कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर करेंगे कि 1,000 रुपए में इनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो बेटा एक्चुअल इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स कहता है कि अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करें। यानी सिंपली आप ये कह सकते हो, इकोनॉमिक्स इज द प्रोसेस। क्या है? इकोनॉमिक्स इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है टू अचीव, जिससे हम अचीव करते हैं क्या? अनलिमिटेड वांट विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स इज द प्रोसेस टू अचीव अनलिमिटेड वांट विद द लिमिटेड रिसोर्सेस और विद द स्केर्स रिसोर्सेस। जो कम संसाधन है, जो थोड़े से संसाधन है, थोड़े से रिसोर्सेस है, उन थोड़े रिसोर्सेस में हम ज्यादा से ज्यादा वांट को कैसे सेटिस्फाइड करें, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, वो किस तरह से आया, किस पार्ट में बटा हुआ है। आइए, इसको हम हिंदी में एक शब्द कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको सब समझ में आएगा। हिंदी में एक शब्द कहते हैं अर्थशास्त्र। वैसे मैं आपको बता दूं, अर्थ का मतलब धन होता है, पैसा होता है, और शास्त्र का मतलब मैनेजमेंट होता है। यानी इस पूरे इकोनॉमिक्स में हमें क्या सीखना है? हमें पैसे का मैनेजमेंट सीखना है। ऑन एवरेज इसकी स्टडी हमें क्या करनी है? हमें ये सीखना है, इकोनॉमिक्स के जितने भी पार्ट हैं, उन सभी पार्ट का बस एक ही विशेष मतलब है कि पैसा कैसे कमाएं और उस पैसे को कैसे खर्च करें। केवल ये दो ही टॉपिक, दो ही कंटेंट हमें सीखना है और समझना है। आइए हम लोग देखते हैं कि सर ये स्टार्टिंग कैसे हुआ था। सर इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन टर्म्स है वो ग्रीक वर्ड, कहां से सर? ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड का ओइकोनामिया वर्ड है। ध्यान दीजिएगा सर, ग्रीक भाषा है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज है। उस ग्रीक लैंग्वेज में कौन सा वर्ड है? ओइकोनामिया, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। यानी जब ओरिजिन हुआ, जहां से इकोनॉमिक्स शब्द निकला है, जहां से ओरिजिन हुआ है, वहीं पर कहा गया है कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घर के जरूरतों का प्रबंध करना ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अभी हम लोग मीनिंग पर चलेंगे, उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं मैंने क्या बताया। इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑफ ओइकोनॉमिया विच मीन्स द हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट है।
घर के जरूरतों का प्रबंध करना ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे नाम बताए गए हैं। कैसे? जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कैसे, ये कहां से आया? तो मैं आपको बताऊं कि इन 1933 में इकोनॉमिक्स की स्टडी को और इजी बनाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत वाइड रेंज में था, बहुत बड़ा था, जिसे स्टडी करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था, तो यहां पर लोगों ने, यहां पर इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, इकोनॉमिक्स को 1933 में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसे हमने बोलते हैं माइक्रो, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो। ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है, जिसे हम कहते हैं मैक्रो। ठीक है। हमारा दो पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि माइक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड का एक प्रीफिक्स है, एक प्रीफिक्स है। और ये प्रीफिक्स कौन सा है? माइक्रो। माइक्रो मिक्रो कहते हैं इसे। मिक्रो शब्द का मतलब क्या होता है सर? स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल, यानी छोटा। तो उसी मिक्रो शब्द से बना हुआ है क्या? माइक्रो शब्द। क्लियर है? ग्रीक वर्ड का एक प्रीफिक्स है जिसे हम कहते हैं मिक्रो, और उसी मिक्रो शब्द से क्या बना हुआ है? माइक्रो वर्ड बना हुआ है, जिसका माइक्रो शब्द का मतलब होता क्या है? स्मॉल, यानी छोटा। अब हम आ जाते हैं किस पर? अब हम आ जाते हैं सर मैक्रो वर्ड पर। हम आ जाते हैं, ये भी ग्रीक वर्ड का एक प्रीफिक्स है, जिसमें हम लोग देखें तो ये बना हुआ है मैक्रो। ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रो वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, तो आप सीधे बताओगे MIKRO, यानी सर ग्रीक वर्ड का एक मिक्रो वर्ड है, वहां से माइक्रो शब्द का ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल या छोटा। उसी तरह से मैक्रो के लिए मैक्रो का हुआ है MAKRO, ये भी ग्रीक वर्ड का एक प्रीफिक्स ही है, जिसका मतलब होता है लार्ज। क्या होता है? लार्ज, यानी बड़ा। तो अब हुआ क्या कि जब हमारी इकोनॉमिक्स थी, जो हमारी इकोनॉमिक्स थी, उस इकोनॉमिक्स को दो टुकड़ों में बांट दिया गया, दो खंडों में बांट दिया गया, दो पार्ट कर दिया गया। पहले पार्ट में हम छोटी छोटी चीजों का, स्मॉल यूनिट की स्टडी करेंगे या इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करेंगे। ठीक है। और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? एग्रीगेट स्टडी करेंगे, यानी लार्ज यूनिट की स्टडी करेंगे। जैसे अगर हमें किसी एक पर्सन की डिमांड पता करनी हो, किसी भी एक कमोडिटी की डिमांड पता करनी हो, एक प्रोडक्ट की डिमांड पता करनी हो, तो वो माइक्रो की स्टडी में जाएगा। लेकिन अगर हमें एग्रीगेट, यानी बहुत सारे कमोडिटी की एक साथ डिमांड पता करनी हो, तो वो मैक्रो में जाएगा। माइक्रो पार्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे किसी फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, किसी इंडिविजुअल फॉर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कंसीडर करनी है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है, तो उसके लिए हम लोग माइक्रो की स्टडी करेंगे। लेकिन जब हम कभी नेशनल इनकम की बात करते हैं, जब हम किसी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग मैक्रो की स्टडी करते हैं। ठीक। यानी इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट हैं सर? दो पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो। मैं आपको बता दूं, यहां पर सर इंडिविजुअल स्टडी होती है, और यहां पर सर होता है एग्रीगेट स्टडी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डिमांड कंसीडर यहां होगा, इंडिविजुअल डिमांड, और यहां पर जो हम लोग स्टडी करेंगे सर, नेशनल इनकम को स्टडी करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब पार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। पॉवर्टी वगैरह ये आ जाता है। जब पूरे नेशन की बात होती है तो हम लोग मैक्रो में आते हैं, जब इंडिविजुअल पार्ट के डिस्कशन करना होता है तो हम लोग मैक्रो में आते हैं। वैसे मैं बता दूं कि पहले जो सीबीएसई का पैटर्न था वो माइक्रो और मैक्रो क्लास 12th में पढ़ना होता था, लेकिन अब जो आ गया है, अब जो पैटर्न है, वो क्लास 12th का केवल और केवल एक पार्ट है, क्या? मैक्रो। यानी हम लोगों को जो पढ़ना है वो लार्ज कंटेंट के पढ़ने हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज कंटेंट ही डिस्कस करना है। क्लियर है? क्या करना है? लार्ज कंटेंट ही डिस्कस करना है। अच्छा, ये टॉपिक खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूंगा। वो क्या है कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड का यूज किसने किया था? इकोनॉमिक्स वर्ड का सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड का यूज कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य ने एज ए पॉलिटिकल साइंस के रूप में, किसके रूप में? एज ए पॉलिटिकल साइंस के रूप में
सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड का यूज किया था। उसके बाद 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी बुक्स एक लिखी थी। उस बुक्स में उन्होंने इकोनॉमिक्स को पहली बार फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा कोई पर्सन था जिसने इकोनॉमिक्स के एग्जिस्टेंस को पकड़ा था, बताया था। यानी आप यूं कह लीजिए कि हम इकोनॉमिक्स में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहते हैं। ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज किसने किया था? कौटिल्य ने किया था, लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। यहां पर मैं नोट कर देता हूं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ साहब को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स टर्म्स को डिफाइन किया था, बताया था कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या। इनकी एक बुक थी, उसी बुक में इन्होंने अपने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया था। इस वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हमने क्या, एक बार छोटा सा रिवीजन कर ले, हमें इसमें क्या क्या बातें देखनी है। पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑफ ओइकोनॉमिया विच मीन्स द हाउस होल्ड मैनेजमेंट, एंड इन 1993 इकोनॉमिक्स हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकेंड इज मैक्रो। माइक्रो टर्म्स इज अ ग्रीक प्रीफिक्स। माइक्रो क्या है? माइक्रो टर्म्स का ओरिजिन कहां से हुआ? ग्रीक प्रीफिक्स से हुआ है, जिसे हम कहते हैं MIKRO, जिसका मतलब होता है स्मॉल, यानी इंडिविजुअल स्टडी करनी है, किसी भी स्पेसिफिक टर्म्स की स्टडी करनी है तो हम माइक्रो पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो ग्रीक वर्ड का एक मैक्रो वर्ड है MAKRO, वहां से ओरिजिन हुआ, जिसका मतलब क्या होता है सर? मीन्स होता है लार्ज, यानी यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिट, बड़ी बड़ी फॉर्म्स की स्टडी होती है, जो कई सारे फॉर्म एक साथ हो, जिसमें हम एग्रीगेट स्टडी कहते हैं। जस्ट लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब हम लोग मैक्रो के अंतर्गत स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौटिल्य ने यूज किया था, लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है सर? एडम स्मिथ है। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी, और उसी बुक में इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसके पार्ट, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक एजम्पशंस की रिक्वायरमेंट होगी, बेसिक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो पूरे होल इकोनॉमिक्स में क्या करेगा? पूरे के पूरे होल इकोनॉमिक्स में सर्कुलेट करता रहेगा। उसे हम लोग बेसिक एजम्पशन कहते हैं। यानी जब भी हम इकोनॉमिक्स का कोई पार्ट, कोई चैप्टर, कोई कंटेंट पढ़ते हैं, तो उसमें हमें उस बेसिक एजम्पशंस को ध्यान देना होगा, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं बेसिक एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखिए हमेशा, इकोनॉमिक्स में जब कभी भी हम स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक्स की जब कभी हम स्टडी करते हैं, तो ये कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि रेशनल पर्सन। यानी इकोनॉमिक्स में जब कभी पर्सन की बात होगी, तो वो पर्सन रेशनल होना चाहिए, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी पर्सन होना चाहिए। यानी अब हम देखते हैं रेशनल पर्सन क्या है, मैंने यहां लिख रखा है, रेशनल पर्सन आर दोज पर्सन हु आर इंटेलिजेंट, ठीक है, कॉन्सियसनेस, जो बुद्धिमान हो, चेतनशील हो, एंड जस्टिफाई व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और जिसे सही और गलत में अंतर समझ में आता हो, उसे हम रेशनल पर्सन कहते हैं, विवेकशील प्राणी कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में हम उसी पर्सन के स्टडी करते हैं जो विवेकशील हो, जो रेशनल पर्सन हो। एंड सेकेंड थिंग बात करते हैं कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब कभी हम इकोनॉमिक्स का, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, जब कभी हम इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ को अप्लाई करते हैं, किसी भी लॉ को पढ़ते हैं, तो उस लॉ या उस कंपोनेंट को अप्लाई करने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं
जिनका कांस्टेंट होना बहुत बहुत जरूरी होता है, जैसे हम एजम्पशन कहते हैं, उस लॉ की, उस थ्योरी की एजम्पशन कही जाती है। यानी जब कभी भी इकोनॉमिक्स की कोई भी लॉ, कोई भी कंप्लायंस अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे पार्ट जरूर होंगे जिन्हें हमें कांस्टेंट करने की जरूरत है, कुछ ऐसे थिंग्स जरूर होंगे जिन्हें हमें कांस्टेंट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर हम उन्हें कांस्टेंट करेंगे तभी वो रूल अप्लीकेबल होगा, तभी वो लॉ अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर ये कैसे समझ में आएगा आपको अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट? जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी आपको करवाऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, या लॉ ऑफ यूटिलिटी पढ़ेंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। याद रखिए, जब कभी भी किसी भी ह्यूमन की बात करेंगे, वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड होती है। पॉइंट नोट करिएगा, पर्टिकुलर वांट सेटिस्फाइड होता है, पर्टिकुलर वांट सेटिस्फाइड होता है, बट वांट अनलिमिटेड होती है। ठीक है, पर्टिकुलर वांट को हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। ह्यूमन की पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाइड किया जाता है, बट ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। यानी आप यूं कह सकते हो कि ह्यूमन वांट अनलिमिटेड होती है, एक खत्म होती है दूसरी आती है, दूसरी खत्म होती है अगली आती है, इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, बट यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड आर रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्स, जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। वो चाहे आपकी हमारी कंट्री हो, चाहे किसी और की कंट्री हो, रिसोर्सेज इज ऑलवेज लिमिटेड। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं, वो कभी अनलिमिटेड नहीं होते। ठीक है, अब एक्चुअल में इकोनॉमिक्स की मैंने मीनिंग आपको समझा रखी थी, तो मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स में बेसिक चीज क्या है, बेसिक क्या है कि हाउ टू अचीव अनलिमिटेड वांट, unlimited human want with the limited resources, with the scarce resources। हम इकोनॉमिक्स में ये सीखते हैं, ये जानते हैं कि हम एक ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाइड करें विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे लेकर चलें, ये हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स में। यही पूरा इकोनॉमिक्स में समझना होता है। आइए हम लोग बात करते हैं, एक बार फिर से मैं बता दूं, बेसिक एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है कि रेशनल पर्सन, मतलब हमेशा आप विवेकशील प्राणी की स्टडी करोगे, जो दिमाग से काम हो, यानी जिसे हमने कहा इंटेलिजेंट, कॉन्शियसनेस एंड जस्टिफाई व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। जो बुद्धिमान हो, चेतनशील हो, और वो जस्टिफाई कर सके क्या सही है क्या गलत है, उसी को हम लोग रेशनल कहते हैं। यानी हम किसी भी विवेकहीन, यानी किसी अनसाउंड माइंड पर्सन की स्टडी नहीं करेंगे, जो पागल है उसकी स्टडी नहीं करेंगे, हमेशा साउंड पर्सन की स्टडी करेंगे। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब कभी किसी लॉ को हम स्टडी करेंगे, किसी लॉ को हम पढ़ेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि उस लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ कंपोनेंट हैं, कुछ मैटर हैं, कुछ कंटेंट हैं, जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, तभी वो अप्लाई हो सकते हैं। एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन वांट अनलिमिटेड होता है। ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाइड किया जा सकता है, बट ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। एक खत्म होती है दूसरी आती है, एक खत्म होती है दूसरी आती है। उसी तरह से लिमिटेड आर रिसोर्सेस, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेस अनलिमिटेड मात्रा में नहीं है, वो ऑलवेज लिमिटेड होती है। चाहे वो एक फैमिली की बात करो, एक पर्सन की बात करो, उस पर्सन के फैमिली की बात करो, या कंट्री की बात करो, या पूरे वर्ल्ड की बात करो, हर जगह रिसोर्सेस लिमिटेड होता है। उसका एलोकेशन बहुत ही सिस्टमैटिकली तरीके से करना होता है, और उसे करने में हमारा इकोनॉमिक्स बहुत बहुत हेल्प करता है। एंड वन पॉइंट एक का भी ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करें, when we have studied the microeconomics, all component of macroeconomics is remain constant। यानी मैंने क्या कहा कि when we have studies
द माइक्रो इकोनॉमिक्स, then all component of macroeconomics is remain constant। मतलब एक पार्ट ये भी ध्यान देने वाली है क्या सर, कि जब कभी भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो वहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी कंपोनेंट वेरिएबल नहीं होगा, पूरी तरह से कांस्टेंट होगा। एंड वाइस वर्सा मीन्स कि इसके ठीक अपोजिट की बात करूं कि जब कभी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट होंगे। ध्यान रखिएगा, व्हेन वी हैड स्टडीज द माइक्रो इकोनॉमिक्स देन ऑल कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिमेन कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा मीन्स एंड व्हेन वी हैव स्टडीड द macroeconomics then all component of microeconomics is remain constant। यदि हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो मैक्रो के सारे कंपोनेंट कांस्टेंट होंगे, यदि हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो माइक्रो के सारे कंपोनेंट क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एजम्पशन है। ध्यान दीजिएगा, 5 पॉइंट मैंने एजम्पशन में बता रखे हैं, इन पांचों पॉइंट को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको आगे पढ़ने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें, हमने आपको बताया जो कि क्लास 12 की क्लासेस हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जाएंगे। अब हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो पहले चैप्टर से रिलेटेड होगा जिसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है।